नमस्कार दोस्तों, मैं डोगरी प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में सेक्शन 247 तक कवर कर लिया था। आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट सी को यानी कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल को देखेंगे। तो आइए आज के अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन 248 एक्विटल कन्विक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है, जो कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्रायल्स में भी पढ़ा है। If in any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो accused है वो guilty नहीं है, तो उस accused person को acquit कर देगा। सिंपल सा था। Subsection 2 where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provisions of section 325 and section 360, he shall after hearing the accused on the question of sentence pass sentence upon him according to law। यानी कि अब सबसेक्शन 2 इस बात को कहता है कि जहां पे मैजिस्ट्रेट को अभी लगता है कि नहीं एक्यूज पर्सन गिल्टी है और जो मैजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 325 या सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करता। मैंने सेक्शन 325 और सेक्शन 360 को पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है, और जब हम लोग इन सेक्शंस को देखेंगे तो हम लोग ज्यादा डीप में जाएंगे, लेकिन मैं आज थोड़ा सा रेफरेंस आप लोगों को फिर से देना चाहता हूँ। सेक्शन 325 इस चीज को कहता है कि जहां पे एक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद ड्यूरिंग द कॉग्निजेंस उसके पास जो एविडेंसेस आते हैं उनको देखने के बाद उसको ये लगता है कि जो चार्जेस जो बन रहे हैं वो एक सीवियर चार्ज है, यानी कि सेंटेंस पास एक सीवियर सेंटेंस पास होगा, लेकिन वो सीवियर सेंटेंस पास करने की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उस मैजिस्ट्रेट के पास नहीं है, तो वो सीजीएम को वो केस ट्रांसफर कर देगा। और सेक्शन 360 वैसे तो बहुत बड़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी उसको पूरा डिस्कस नहीं कर रहा। आप सिर्फ सिंपल से इतना समझ लीजिए कि एक एक्यूज्ड पर्सन जो कि उसका जो गुड बिहेवियर है, उसके गुड बिहेवियर पे उसको रिलीज कर देना जो है वो सेक्शन 360 डील करता है। तो सेक्शन 325 और सेक्शन 360 के अकॉर्डिंग अगर एक मैजिस्ट्रेट प्रोसीड नहीं करता तो अब वो उस एक्यूज पर्सन को एक चांस देगा कि वो अपने सेंटेंस को लेकर के वो मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखे कि कितना सेंटेंस उसको दिया जाए, और उसको सुनने के बाद एक मैजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस को पास करेगा। अब हम चलते हैं अपने सबसेक्शन 3 की तरफ। वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड under the provisions of subsection 7 of section 211 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। सेक्शन 211 सबसेक्शन 7 जब मैं चार्ज के टॉपिक को पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत ही डीप में जाकर के इसको एक्सप्लेन किया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। एंड सबसेक्शन 3 इस बात तो कहता है कि जहां पे एक एक्यूज्ड पर्सन अब उसको कन्विक्ट किया जा चुका है और उसके ऊपर अब ये एलिस्ट किया जा रहा है कि वो प्रीवियसली भी कन्विक्टेड था। अब उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम प्रीवियसली कन्विक्टेड थे, और वो एक्यूज्ड पर्सन मना करता है। तो अब वो जो प्रीवियस कन्विक्शन था उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस जो उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट होंगे वो अब कोर्ट के सामने रखे जाएगा और कोर्ट उसको देखेगी। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द मैजिस्ट्रेट नोर शैल द एक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड देयरटो नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रिफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under subsection 2। अभी जो प्रोवाइजो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करता है। आइए इसको देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड कोई भी चार्ज एक मैजिस्ट्रेट वो पढ़ करके नहीं सुनाएगा उस एक्यूज पर्सन को, और ना ही उस एक्यूज पर्सन से ही पूछा जाएगा कि क्या तुम उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड को उस प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड अपने आप को क्या गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं, और ना ही तो प्रोसिक्यूशन इस प्रेजेंट केस में जो वो एविडेंस रख रहा है वो इस प्रेजेंट केस में उस पुराने कन्विक्शन से रिलेटेड कोई एविडेंस ला करके रखेगा कोर्ट के सामने। ये रखा कब जाएगा?
जब सबसेक्शन 2 के अंदर उस एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो जो इसका प्रोवाइजो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को डील कर रहा है, और ये इसका प्रोवाइजो सिर्फ इसलिए है ताकि एक मजिस्ट्रेट पहले से बायस ना हो जाए जो वो उस प्रेजेंट केस को जो डील कर रहा है। क्योंकि अगर आप एक कॉमन सी चीज है, आप खुद सोचिए, अगर आप किसी इंसान का ट्रायल आप कंडक्ट कर रहे हैं और अगर आपके दिमाग में पहले से ये चीज है कि ये प्रीवियसली भी कन्विक्टेड रह चुका है, तो जरा आप सोचिए कि उस प्रेजेंट केस में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या आप अनबायस्ड होकर के आप क्या एक हेल्दी डिसीजन दे पाएंगे? नहीं। तो ये जो प्रोवाइजो है और जो सेक्शन है सबसेक्शन 3 जो है वो इसलिए रखा गया है। आई होप आपको सबसेक्शन 3 समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन 249, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। When the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अब एक जो प्रोसीडिंग है वो कंप्लेंट में इंस्टीट्यूट की गई है। देखिए इस लाइन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और इंटरव्यू का बहुत ही पेट क्वेश्चन है कि जो सेक्शन 249 है वो किसको डील करता है? वो उन केसेस को डील करता है जो कंप्लेंट पे लॉन्च की गई है। और एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, यानी कि जो डे फिक्स किया गया उस डे पे जो कंप्लेनेंट है वो एब्सेंट है। एंड द ऑफेंस में बी लॉफुली कंपाउंडेड और इज नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस। और दूसरी बात कि वो जो कंप्लेंट केस था वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है और वो कॉग्निजेबल भी नहीं है, यानी कि अनकॉग्निजेबल है वो। द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग herein before contained at any time before the charge has been framed discharge the accused। यानी कि मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि चार्ज फ्रेम होने से पहले वो उस एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो सेक्शन है सेक्शन 249, इसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है कि देखिए पहली बात तो आपने एक प्राइवेट कंप्लेंट डाला मैजिस्ट्रेट के सामने, आपने एक मैजिस्ट्रेट के सामने एक प्राइवेट कंप्लेंट डाला, मैजिस्ट्रेट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया, और जो दिन फिक्स किया गया कि इस दिन पे आपको आना है, आप ही नहीं पहुंचे वहां पर। जरा खुद सोचिए, जो आप कंप्लेंट जिसने डाला खुद ही नहीं पहुंचा है, और जो कंप्लेंट आपने डाला है वो बहुत ही माइनर सा कोई वो ऑफेंस है जो कंपाउंडेबल है, यानी कि वो कंपाउंडिंग ऑफेंस है। वो दो पार्टीज आपस में मिल करके उस चार्ज को जो है वापस ले सकती हैं, और वो कॉग्निजेबल भी नहीं है। तो ऐसे में चार्ज फ्रेम होने से पहले, देखिए यहाँ पे टेक्निकल चीज है, क्योंकि अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कहा है, मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूँ, चार्ज फ्रेम होने के बाद तो डिस्चार्ज का तो कोई सवाल ही नहीं है, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। इसलिए चार्ज जब तक फ्रेम नहीं होता तब तक मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है उस एक्यूज्ड पर्सन को। तो खैर सेक्शन 249 इतनी सी बात कहता है, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा जो आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम चलते हैं सेक्शन 250 पे। 250 देखने में बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। और सेक्शन 250 जो है वो हमारे इंटरव्यू के लिए खासतौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेक्शन 250 वो कंपनसेशन की बात करता है। हम लोग जिस लॉ को पढ़ रहे हैं, हम लोग उन लॉज को पढ़ रहे हैं जहां पे पेनल, जहां पे पनिशमेंट इन्वॉल्व है। क्रिमिनल लॉ में कंपनसेशन जो वर्ड है वो बहुत ही कम जगह इस्तेमाल किया गया है। तो सेक्शन 250 कहीं ना कहीं एक सिविल एस्पेक्ट को डील करता है। तो आपसे इंटरव्यू में कभी कभी इंटरव्यूअर इस बात को पूछ भी सकता है कि क्या सीआरपीसी में कोई ऐसा सेक्शन आप बता सकते हैं जो आपके किसी सिविल नेचर को, किसी सिविल एस्पेक्ट को डील करता हो। तो सेक्शन 250 को आपको याद करिएगा। तो आइए सेक्शन 250 की तरफ चलते हैं। मैं सब सेक्शन आपको बैरक से रीड करके बताता हूँ और फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसेक्शन 1, इफ इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more person is or are
accused before a magistrate of any offence triable by a magistrate and the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable ground for making the accusation against them or any of them. The magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the accusation was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of a summon to him to appear and show cause as aforesaid. सबसेक्शन 1 दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल सा। सबसेक्शन 1 सिर्फ इतनी सी बात करता है कि किसी प्राइवेट पर्सन ने कंप्लेंट दिया या कोई इंफॉर्मेशन लॉन्च किया गया पुलिस में। अब प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस को देखने के बाद, विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है, या फिर फ्रेम चार्ज करने के बाद मान लीजिए कोई एक एक्यूज पर्सन है या एक से ज्यादा कोई एक्यूज पर्सन है, उन सभी को कोर्ट एक्विट कर देती है। तो कोर्ट जो है अब उस कंप्लेनेंट को, जिसने उस कंप्लेंट को डाला था, वो कोर्ट उसको बुलाएगी और कोर्ट इस बात को उससे पूछेगी कि हम तुम्हें कंपनसेशन देने के लिए क्यों ना बोले। यानी कि कोर्ट उसको नोटिस इशू करेगी, एक समन इशू करेगी कि आप कोर्ट में आइए और बताइए कि हम आपके ऊपर कंपनसेशन या फाइन हम आपके ऊपर इम्पोज क्यों ना करें, क्योंकि जो एलिगेशन आपने जो लगाए थे, जो एलिगेशन आपने लगाए थे वो बिल्कुल बेसलेस है, कहीं से भी वो एलिगेशंस मेड आउट नहीं हुए हैं, तो हम आपके ऊपर कंपनसेशन क्यों ना इम्पोज करें, यानी कि आपको कंपनसेशन देने के लिए एक्यूज पर्सन को आप क्यों ना दें। तो सबसेक्शन 1 जो है सिर्फ इतनी सी बात करता है। आइए सबसेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एंड कंसिडर एनी cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making the accusation, may for reasons to be recorded make an order that compensation to such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each any of them। यानी कि अब नोटिस या फिर समन देने के बाद उस कंप्लेनेंट को, अब वो कंप्लेनेंट आता है उस शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए, और जवाब को सुनने के बाद अगर मजिस्ट्रेट अभी सेटिस्फाइड नहीं होता उस जवाब से, तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट को बोलेगा कि आप उस एक्यूज पर्सन को जो कंपनसेशन है एज अ फाइन आप दें, और वो फाइन कितना देना है वो मजिस्ट्रेट जो है उसको डिसाइड करेगा। सबसेक्शन 3, the magistrate may by the order directing payment of the compensation under subsection 2 further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days। इसको आप मार्क कर लीजिएगा, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, ये आपका प्रीलिम्स का और इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसेक्शन 3 जो है वो पेनल्टी की बात करता है कि जहां पे कंपनसेशन देने के लिए बोला गया उस कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट जो है अब वो उस कंपनसेशन को देने में असमर्थ है या नहीं दे रहा, तो जो मजिस्ट्रेट है एज अ फाइन ट्रीट करते हुए उसको 30 डेज के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट में भेज सकती है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन इज imprisoned under subsection 3 the provisions of section 68 and 69 of IPC will apply। यानी कि 68 और 69 IPC जो है वो उस पर्सन पे अप्लाई करेगी, तो इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 5, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन shall by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him। सबसेक्शन 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि जहां पे मजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेनेंट को बोला कंपनसेशन देने के लिए, और जो एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे, अब वो कोई सिविल सूट फाइल करना चाह रहा है उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, तो
वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, यानी कि वो बार्ड नहीं होगा। यानी कि वो जो कंप्लेनेंट है उसको वो सिविल सूट भी फेस करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो फाइन दे दिया है, अब मैं उस सिविल सूट को फेस नहीं करूंगा। इट विल नॉट बी बार्ड बाय द लॉ। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पेड टू एन एक्यूज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। इसका प्रोवाइजो इस बात को कहता है कि सिविल सूट, अब एक एक्यूज पर्सन जो था जिसने सिविल सूट डाला उस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, जिसको कंपनसेशन देने के लिए बोला गया था, अब उस सिविल सूट को डिसाइड करते वक्त मजिस्ट्रेट ने इस सेक्शन 250 के अंदर जो फाइन उस कंप्लेनेंट को बोला था उस एक्यूज पर्सन को देने के लिए, उस फाइन को जो सिविल कोर्ट है वो अपने माइंड में रख करके फर्दर कोई कंपनसेशन देने के लिए बोलेगी। यानी कि जो सिविल सूट है, मान लीजिए अगर वो कोई कंपनसेशन बोलती है कंप्लेनेंट को एक्यूज को देने के लिए, तो वो इस फाइन को भी अपने दिमाग में रख करके ही कोई ऑर्डर या कोई डिक्री जो है वो पास करेगी। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 6 की तरफ। A complainant or informant who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 100 rupees may appeal from the order as if such complaint or informant had been convicted on a trial held by such magistrate। यानी कि जहां पे अब ये कंपनसेशन देने के लिए बोला गया तो उस कंपनसेशन के अगेंस्ट वो अपील में भी जा सकते हैं। और ये जो कंपनसेशन है उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को जो है वो एक मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया है। यानी कि आप इस कंपनसेशन इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं। इसका सबसेक्शन 7 क्या कहता है? When an order for payment of compensation to an accused person is made in a case which is subject to appeal under subsection 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed। अब सबसेक्शन 7 इस बात पे कहता है कि कहां पर किन सर्कमस्टेंसेस में हम कंपनसेशन नहीं देंगे। तो पहला तो पॉइंट ये है कि जहां पे सबसेक्शन 6 में जो हमारे पास अपील करने का जो लिमिटेशन पीरियड है, वो लिमिटेशन पीरियड जब तक लैप्स नहीं हो जाता तब तक हम कंपनसेशन नहीं देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। और इफ एन अपील इज प्रेजेंटेड बिफोर द अपील हैज बीन डिसाइडेड, यानी कि जब तक वो अपील प्रेजेंट नहीं की गई और प्रेजेंट करने के बाद जब तक वो डिसाइड नहीं कर दी गई तब तक हम कंपनसेशन नहीं देंगे। एंड वेयर सच ऑर्डर इज मेड इन अ केस विच इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील, the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order। यानी कि अब कंपनसेशन देते वक्त मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास किया और वो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते। तो अपील में आप नहीं जा सकते, लेकिन एक महीने का जब तक टाइम लैप्स नहीं हो जाता तब तक भी आप कंपनसेशन नहीं देंगे। तो ये 3 ग्राउंड है, इन 3 ग्राउंड को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं सबसेक्शन 8 की तरफ। The provisions of this section apply to summons case as well as warrant case। ये जो सबसेक्शन 8 है इसको आप लोग प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। ये आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए बहुत ही पेट क्वेश्चन है। तो सेक्शन 250 हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा लेंदी हमको लग रहा होगा, लेकिन है बड़ा आसान। आप एक बार खुद इसको पढ़ेंगे बेरग से तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मुझे आपके डाउट क्लियर करने में बड़ा अच्छा लगेगा। एंड जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए इंपॉर्टेंट, उनको मार्क कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी और टॉपिक के साथ जो है हम उसको समझेंगे। धन्यवाद।